आप में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने हनुमान चालीसा नहीं सुना होगा। और अगर आज के टाइम में हनुमान चालीसा को देखें तो सबसे ज्यादा व्यूज टी सीरीज पर मौजूद हनुमान चालीसा के ही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसने टी सीरीज को खड़ा किया, जिसने करोड़ों लोगों को भक्ति का रास्ता दिखाया, जिसने भारतीय संगीत को हर घर तक पहुंचाया, वह इंसान आखिर अंडरवर्ल्ड के निशाने पर क्यों आ गया था? आखिर क्यों उसे बेरहमी से मार डाला गया? आखिर क्या गलती थी एक धार्मिक भजन प्रोड्यूसर की? वैसे अब तक आपकी समझ में आ गया होगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फाउंडर ऑफ टी सीरीज गुलशन कुमार की। मगर सवाल ये है कि उनकी हत्या क्यों की गई, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। 12 अगस्त 1997 यानी एक ऐसा दिन जिसे मुंबई आज तक नहीं भूल पाया है। वो सुबह लाखों लोगों की यादों में आज भी जिंदा है। उस दिन जो हुआ था उसने न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। इसी दिन टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार को गोलियों से भून दिया गया था। गुलशन कुमार वही शख्स थे जिनके भजन से आज भी हर मंदिर गूंजता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक धार्मिक भजन गायक से इतनी नफरत क्यों? क्या यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी या किसी डॉन का आदेश? ये जानने के लिए आपको उसी दौर में जाना होगा, क्योंकि हमारी आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है बल्कि बॉलीवुड, पैसा और अंडरवर्ल्ड की एक तिगड़ी की है। जी हाँ, बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और पैसे की इस तिगड़ी की शुरुआत काफी पहले हो चुकी थी। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई वो भी जानेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं गुलशन कुमार की। यह साल था 1951 का, जब दिल्ली की एक पंजाबी फैमिली में एक लड़के का जन्म हुआ था। उसका नाम रखा गया गुलशन कुमार। यह एक साधारण परिवार था। उनके पिता जूस की दुकान चलाते थे और माँ हाउसवाइफ थी। लेकिन गुलशन बहुत समझदार थे। उन्हें समझ आ गया था कि जिंदगी आसान नहीं होने वाली। यही वजह थी कि कम उम्र में ही उन्होंने तय कर लिया था कि मेहनत ही उनका रास्ता है। मेहनत के दम पर ही वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता की दुकान संभाली, लेकिन उन्होंने जल्द ही फील किया कि शायद वे जिंदगी भर इस काम को नहीं कर सकते। उन्हें कुछ ऐसा करना है जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। उनका इंटरेस्ट म्यूजिक इंडस्ट्री में था। 23 साल की उम्र में एक छोटी सी कैसेट शॉप खोली। स्टार्टिंग में वे दूसरी कंपनियों के गाने बेचते थे, लेकिन यहीं से उन्हें एक आइडिया आया, क्यों ना अपनी ही कंपनी शुरू की जाए। और इस तरह से शुरुआत हुई सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज के सफर की, जो आगे चलकर टी सीरीज बना। उनका एक ही सपना था, संगीत को हर घर तक पहुंचाना। यही कारण था कि उन्होंने फिल्मों के गानों के साथ साथ भक्ति संगीत पर भी ध्यान दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भक्ति के गाने कभी भी पुराने नहीं होते। और यह बात बिल्कुल सच साबित हुई। 1983 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ऑफिशियली टी सीरीज रखा। वैसे क्या आपको पता है टी सीरीज में टी का मतलब क्या है? इसका मतलब था त्रिशूल, यानी सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक आस्था। इसी तरह समय गुजरता गया और टी सीरीज आगे बढ़ती गई। फिर आया 1990, जब फिल्म आशिकी रिलीज हुई। आशिकी ने इतिहास बदल दिया, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि नदीम श्रवण के म्यूजिक और गुलशन कुमार की मार्केटिंग के कारण 20 मिलियन से ज्यादा कैसेट्स बिके, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। वैसे एक समय ऐसा भी था जब नदीम श्रवण और गुलशन कुमार परम मित्र हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। अगर नदीम श्रवण की बात करें तो वह उस समय म्यूजिक इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे थे, मगर धीरे धीरे उनके मन में घमंड आ गया। उन्हें लगने लगा कि गुलशन कुमार उनके टैलेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने सिंगर बनने की कोशिश की, पर गुलशन कुमार ने साफ कहा, तुम बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर हो, लेकिन सिंगिंग तुम्हारी बस की बात नहीं है। यह बात नदीम को बहुत बुरी लगी और दोनों के रिश्तों में दरार आ गई, मगर उन्होंने गुलशन की बात नहीं मानी। इनफैक्ट उन्हें लगा कि अब तो अपना गाना बनाकर रहूंगा। इसके बाद अजनबी नाम की उनकी एल्बम आई, मगर वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। बट जब उनकी एल्बम अजनबी फ्लॉप हुई तो नदीम को लगा कि गुलशन कुमार ने जानबूझकर उसे फेल करवाया है, क्योंकि उन्होंने उसे प्रमोट नहीं किया। जबकि सच यह था कि एल्बम की क्वालिटी कमजोर थी। लेकिन नदीम ने इसका पूरा ठीकरा गुलशन कुमार के सिर पर फोड़ दिया और इसी तरह करवाहट और बदले का खेल शुरू हो गया। अब आते हैं उस दौर पर, 90s का मुंबई, जब अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था। दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अनीस और अबू सलीम बॉलीवुड में दखल देने लगे थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 1997 में दुबई के एक होटल में एक मीटिंग हुई थी, जहां नदीम सैफी, अबू सलीम और अनीस इब्राहिम मौजूद थे। यहीं पर यह तय हुआ कि गुलशन कुमार को खत्म किया जाएगा और इसके लिए शूटर अब्दुल रऊफ उर्फ अबू मलिक को 25 लाख की टोकन मनी दी गई।
हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गुलशन कुमार को मारने से इन्हें क्या फायदा होने वाला था। वेल, उनका मकसद सिर्फ एक था, इंडस्ट्री में डर पैदा करना और अपना नाम बढ़ाना। बस फिर क्या था, गुलशन कुमार पर नजर रखी जाने लगी। वह कब उठते थे, कब मंदिर जाते थे, कौन से रास्ते से लौटते थे, सब कुछ नोट किया जाने लगा और आखिरकार वह दिन आ ही गया। 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार को पहला धमकी भरा कॉल आया। अबू सलेम ने कहा कि 10 खोखा चाहिए, यानी 1 करोड़ रुपए। गुलशन कुमार के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे सीरियस नहीं लिया। उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया। हालांकि उनके भाई किशन कुमार ने उन्हें बहुत समझाया कि पुलिस को जरूर बताना चाहिए, लेकिन गुलशन कुमार का कहना था, मैं किसी डॉन से नहीं डरता, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो मैं उन्हें पैसा क्यों दूं। 9 अगस्त को एक बार फिर से कॉल की गई। इस बार भी उन्होंने पैसे की बात कही, लेकिन इस बार गुलशन कुमार ने अबू सलीम को कहा कि तुम्हें पैसे देने से अच्छा है मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूंगा। उनकी इस बात से सलीम बहुत ज्यादा हर्ट हो गया। उसका ईगो हर्ट हो चुका था। उसने कहा, तू भंडारा तो तब देगा ना जब तू जिंदा बचेगा, अब मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। और इसी तरह टाइम आ गया 12 अगस्त 1997 का। 12 अगस्त 1997 यानी मंगलवार की सुबह गुलशन कुमार मंदिर जाने के लिए निकले थे। उन्होंने सफेद कुर्ता और चप्पल पहनी हुई थी। ड्राइवर रूपलाल सरोज के साथ वे जितेश्वर महादेव मंदिर पहुंच गए। 10 बजे वहां पूजा शुरू होने वाली थी। 10:15 पर वे पूजा करके बाहर निकल गए। वहीं सामने धूप छाया अपार्टमेंट के पास एक नारियल की दुकान थी। वहां 3 लोग बैठे हुए थे और यह कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि अबू सलीम के भेजे हुए 3 प्रोफेशनल शूटर थे, जिनके नाम थे अब्दुल रऊफ, अब्दुल रशीद और अनिल शर्मा। जैसे ही गुलशन कुमार हल्का आगे बढ़े तो रऊफ ने कनपट्टी पर पिस्तौल तान ली और कहा, बहुत कर ली पूजा, अब बाकी की पूजा तो भगवान के पास ऊपर जाकर ही करना। इतना कहने के बाद उसने गोली चला दी। गुलशन कुमार ने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे से लगातार गोलियां बरसती रहीं। उन पर कुल 16 गोलियां चलाई गईं। पूरा इलाका दहल गया था। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, कोई बाहर तक नहीं निकला। ड्राइवर ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी 2 गोलियां लगीं। गुलशन कुमार ने हाथ जोड़कर कहा, बचाओ कोई तो, दरवाजा खोलो, मगर अफसोस कोई नहीं आया। कुछ ही मिनटों में भारत के सबसे बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर सड़क पर खून से लथपथ पड़े थे। मंदिर के पुजारी रामचंद्र लवंगे और राजेश धोनी उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, मगर गोलियां दिल और फेफड़ों के आर पार जा चुकी थीं। उन्हें बचाना मुमकिन नहीं था। इस घटना से पूरी मुंबई थम गई थी। बॉलीवुड सदमे में था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान हर दिन भक्ति का प्रचार करता था, उसे इतनी बेरहमी से मारा जा सकता है। इस केस की जांच में नए नए ऑफिसर सामने आए और कई हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। कहा जाता है कि इंस्पेक्टर राकेश माली को पहले ही हमले की खबर थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 2001 में अब्दुल रऊफ को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। 19 लोगों पर चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन सबूतों की कमी के कारण ज्यादातर बरी हो गए। सिर्फ रऊफ को उम्र कैद की सजा मिली। अगर बात करें नदीम सैफी की, तो वह लंदन भाग गया था। उसने कहा था कि वह निर्दोष है और उस वक्त भारत में था ही नहीं। आज तक वह भारत लौटा नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में और भी कई नाम सामने आए। टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तौरानी के बारे में कहा गया कि उन्होंने बिजनेस राइवलरी में सुपारी दी थी, लेकिन इसका कोई सबूत कभी सामने नहीं आया। इसके बाद कई थ्योरी और सामने आई। कुछ ने कहा कि यह म्यूजिक राइवलरी का केस था। कुछ लोगों का कहना था कि धार्मिक कारणों से उन्हें निशाना बनाया गया, और कुछ के मुताबिक गुलशन कुमार ने अंडरवर्ल्ड को पैसे देने से मना कर दिया था, इसलिए उन्हें खत्म कर दिया गया। लेकिन सच क्या है, यह आज भी कोई नहीं जानता। सच आज तक पूरी तरह सामने नहीं आ पाया है। तो चलिए अब उस सवाल का जवाब देते हैं जो हमने स्टार्टिंग में उठाया था कि आखिर बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का यह गठबंधन हुआ कैसे था। दरअसल अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का कनेक्शन शुरू हुआ था 70s और 80s के दौर में, जब दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन ने फिल्मों में पैसा लगाना शुरू किया था। देखते देखते अंडरवर्ल्ड ने फंडिंग, धमकियों और स्टार्स से रिश्तों के जरिए बॉलीवुड पर पकड़ बना ली, और यहीं से शुरू हुआ असली गेम, जिसका शिकार गुलशन कुमार बन गए थे। हालांकि गुलशन कुमार अब नहीं रहे, लेकिन उनकी बनाई कंपनी आज भी देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी है। यूट्यूब पर दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर होने का रिकॉर्ड भी इसी कंपनी के नाम है। साथ ही वो सपना जिसे वे अधूरा छोड़ गए थे, उनके बेटे भूषण कुमार ने उनके सपने को आगे बढ़ाया है। वैष्णो देवी में आज भी रोजाना उनके नाम से भंडारा चलता है। आज भी लोग उनके भजन सुनकर सुकून पाते हैं। गुलशन कुमार की बात करें तो उन्होंने सिर्फ गाने नहीं बनाए, उन्होंने भक्ति को एक इंडस्ट्री बना दिया।
और शायद इसी वजह से वे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। गुलशन कुमार की कहानी एक एग्जाम्पल है कि एक भक्ति परायण इंसान को भी अंडरवर्ल्ड निशाना बना सकता है, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। मगर आज चाहे गुलशन कुमार ना हो, बट एक चीज है जिसे अंडरवर्ल्ड की गोली रोक नहीं पाई, और वो था उनका म्यूजिक, क्योंकि उसकी आवाज आज भी अमर है। तो ये थी कहानी टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।